बॉम्ब, ठीक है। आपने 1 kg यूरेनियम को यूज किया था, तो 1 kg यूरेनियम में पहले आपने निकाला यूरेनियम एटम्स कितने थे, 2.56 इंटू 10⁻24 यूरेनियम एटम्स आ गए 1 kg यूरेनियम के अंदर। तो एक यूरेनियम एटम का फिजन होने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो इतने एटम का फिजन होने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, आपने उसका जस्ट मल्टीप्लाई किया है, मेगा को आपने 10⁻6 लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻19। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम आपने यदि एटम बॉम्ब में यूज किया है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो if we use 1 kg uranium in atom bomb, then by the fission 8.27 into 10⁻13 joule energy released, and this within, और इसमें टाइम कितना लगता है, within 1.06 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। आप सोच सकते हैं 8.27 इंटू 10⁻+13 है, इतनी जूल एनर्जी रिलीज हो जाती है एटम बॉम्ब के अंदर विदिन 106 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड में। तो आप सोच सकते हैं कि एक सेकेंड कितना छोटा होता है, 1.06 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड में इतनी एनर्जी एटम बॉम्ब के अंदर रिलीज हो जाती है यदि आप उसके अंदर 1 kg यूरेनियम यूज करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि यूरेनियम कितना यूज किया गया है। तो इतनी, हाँ वो भी, वो आप देख लेना, इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसके बारे में भी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूज किया गया था ना, पढ़ लेना हिस्ट्री। विदिन इतने सेकेंड में, एंड उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है, एज अ रिजल्ट इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर अप टू 10⁻7 डिग्री। एज अ रिजल्ट it increases the temperature up to 10⁻7 डिग्री, ठीक है। इतनी एनर्जी रिलीज होगी इतने कम टाइम में, तो ऑब्वियस है उसका टेम्परेचर जो है 10⁻7 डिग्री हो जाता है, 10⁻7 डिग्री, ठीक है। एंड प्रेशर अप टू 10⁻80 atm, pressure up to 10⁵80 m एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियर फिजन कंप्लीट हो चुका है। न्यूक्लियर फिजन में आपने कंट्रोल चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन दो पढ़े हैं। कंट्रोल चेन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्टर जो यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फिजन से जो बाय द कंट्रोल चेन रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज किया जाता है, हीट को एज अ वेपर यूज करके टरबाइन में चलाकर उसका इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो था आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन। एटम बॉम्ब में आपने पढ़ा चेन अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता ही है एटम बॉम्ब तो क्यों यूज किया जाता है, उसका तो मैं क्या बताऊं। अब न्यूक्लियर फिजन हो गया आपका कंप्लीट, अब पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो आप जो पूछ रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कुछ तो हिस्ट्री इसका। The United States dropped atom bomb on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 at the end of Second World War, ठीक है। The two bombing which killed about at least 1,29,000 people उसमें हो गए थे। Remain the only use for nuclear weapon for the welfare in the history. First time India carried an underground bomb type explosion of nuclear fuel plutonium-239 at Pokhran in Rajasthan on 18 May 1974.
ठीक है, तो उन्होंने इंडिया में तो ये यूज किया गया था प्लूटोनियम 239 का, यूरेनियम का नहीं था, वो प्लूटोनियम 239 का था। ठीक है, इन implosion method was used in the joining the subcritical pieces of plutonium 239. This explosion was equivalent to 10 to 13 kiloton TNT. India again carried 5 atomic explosion on 13 May 1998. इसको मत पढ़ना, हिस्ट्री नहीं पढ़नी तुम्हें। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? स्क्रीन निकालना है, स्क्रीन निकालना। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन में क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है हैवी न्यूक्लियाई टू लाइट न्यूक्लियाई। फ्यूजन में क्या होगा? टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि फिजन तो इसलिए होता है क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई जो होता है वो अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं हैवी न्यूक्लियाई, इसीलिए उनका फिजन होता है। बट फ्यूजन क्यों हो रहा है? लाइट न्यूक्लियाई क्यों फ्यूज हो रहे हैं? तो आपके लिए मैंने एक तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व बताया था, इससे आप समझ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर में। तो यहां तक क्या होंगे? लाइट न्यूक्लियाई, ये क्या है आपके? हैवी न्यूक्लियाई, और ये यहाँ आपके मिडिल न्यूक्लियाई। तो मिडिल न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कांस्टेंट भी है और सबसे ज्यादा भी है, टॉप है ना ये। तो बाइंडिंग एनर्जी मिडिल न्यूक्लियाई के लिए सबसे ज्यादा होती है, लाइट न्यूक्लियाई के लिए भी कम होती है और हैवी न्यूक्लियाई के लिए भी कम होती है। तो हैवी न्यूक्लियाई तो थोड़े ब्रेक होकर के इस लेवल में आ जाते हैं, दो न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, उनकी एनर्जी कुछ इतनी हो जाती है, वो इसमें आ जाएगा, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए तो फिजन प्रोसेस होता है। फ्यूजन प्रोसेस भी सेम है, बिकॉज लाइट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तो वो थोड़ा फॉर्म होके कुछ इस लेवल में आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? कंपैरेटिवली बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। तो फिजन तो आपका है स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होगा तो उसमें एक एसिमेट्रिक इफेक्ट भी आ जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वहां पर अनपेयर्ड एक ना एक अनपेयर्ड रहता है। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जब अनपेयर्ड होता है तो उसका फिजन इजीली हो सकता है क्योंकि वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या केस है कि आपका इसमें तो n=z ही होता है, जैसे आपका लाइट न्यूक्लियाई में ले सकती हूँ 1s2, ठीक है, 1s2 यहाँ पर आता है कहीं, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट 0 सी ही होती है, और 1s2 यहाँ आता है, सॉरी 1s2 यहाँ आता है और हीलियम यहाँ आता है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि 1s2 क्या है? जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स बाइंड नहीं है, अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल है इसीलिए वो क्या करेगा? एक अनदर 1s2 न्यूक्लियाई के कांटेक्ट में आएगा और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे, बिकॉज हीलियम की क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कंपैरेटिवली टू हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हीलियम क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो ये दोनों एक्चुअली 3 ड्यूटेरियम एटम्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम एटम। इसमें एक सेकेंडरी हीलियम भी होता है। नहीं इसमें He4 एंड सेकेंड न्यूट्रॉन, इस तरीके से होती है रिएक्शन।
न्यूट्रॉन, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो आपके लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे टुगेदर टू फॉर्म अ कंपैरेटिवली हाई न्यूक्लियाई हैविंग मोर देन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब ये आप सोच सकते हैं कि 1s2 क्या है आपका, बहुत ही लाइट न्यूक्लियाई है, उसके अंदर क्या है, एक ही तो आपका प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला भी जो आपका 1s2 होगा उसके अंदर भी एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लाइट है, इसका मतलब इनके जो है नेगेटिव वन पॉजिटिव जो है चार्ज दोनों के बीच में, दोनों का जो एक हम न्यूक्लियस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, 1s2 न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की तो बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन, दोनों के अंदर एक प्रोटॉन होगा, दोनों प्रोटॉन के बीच में क्या है, कूलाम्ब रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में कूलाम्ब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो आप सोच सकते हैं कि ये फ्यूज कैसे होंगे, जबकि कूलाम्ब रिपल्सन क्या है, दोनों रिपेल होनी चाहिए ना, दोनों ही जो आपके ड्यूटेरियम एटम्स, ड्यूटेरियम जो है 1s2 उसमें क्या होगा, दोनों प्रोटॉन है, सेम चार्ज है, तो कूलाम्ब रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, तो ये दोनों फ्यूज कैसे होंगे। इसीलिए जो फ्यूजन प्रोसेस है वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। फिजन आपका स्पॉन्टेनियस हो सकता है और न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं तब भी फिजन होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, बट जो फ्यूजन प्रोसेस है वो फ्यूजन प्रोसेस है वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, बिकॉज इसके बीच में क्या लगेगा, कूलाम्ब रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो कभी भी एक दूसरे को अपने आप जाके अट्रैक्ट नहीं कर सकते, फ्यूज नहीं हो सकते दोनों। कूलाम्ब रिपल्सन की अगेंस्ट हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जब इसको रखेंगे तब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो फ्यूजन जो रिएक्शन होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल होती है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, fusion process can never be, fusion process never be a spontaneous process, and this process is a very difficult process because two light positively charged nuclei fuse together against the Coulomb repulsion. So लिख सकते हैं ना आप ये, this process is a very difficult process because two light positively charged nuclei fuse together against the Coulomb repulsion. So this reaction, Coulomb repulsion force between them, nuclear fusion produced at very high temperature is called, so nuclear fusion process happens only very high temperature, called thermal nuclear reaction.
तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है वो आपकी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होती है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, न्यूक्लियर फिजन जो है उसमें क्या होगा, लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, जिनकी लाइट न्यूक्लियाई है तो उनके पॉजिटिव चार्ज जो है काफी क्लोज होंगे। अब जब फ्यूज होंगे दोनों के बीच में कूलाम रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, तो कूलाम रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वो फ्यूज होते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन होगी नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन को थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टाइम हो गया क्या? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम्स, टू हाइड्रोजन एटम, टू ड्यूटेरियम 1s2 न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर। ठीक है, तो जब 2 1s2 फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा 1h3 प्लस 1h1 और एनर्जी रिलीज होगी आपकी 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सही है ना? 2 + 2 3 + 1 4 ही हो रहा है, नीचे 1 + 1 1 + 2। फिर ये जो आपका ट्राइटियम है, अगेन ये जो आपका ट्राइटियम है वो 1h2 के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तब क्या बनेगा, 2He4 और क्या बचेगा बताओ इसमें, 0 and 1। ठीक है, एक न्यूट्रॉन। टोटल देखो 5 4 + 1 3 + 2 5 1 + 1 2 and 2 + 0। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है आपकी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हीलियम जो आपके दो ड्यूटेरियम से हीलियम बनने में कितने आपको कितने ड्यूटेरियम एटम चाहिए, 3 1 2 and 3, तभी तो आपका हीलियम बना है। फॉर द हीलियम एटम 3 ड्यूटेरियम का फिजन होगा तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 6 आ जाएगा। इधर कितना आएगा, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3 ड्यूटेरियम एटम्स फ्यूज होंगे तो एक हीलियम बनेगा और टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो, आज भी आ रही थी कि नहीं तब से। अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।